आपने ये जरूर देखा होगा, किसी भी एक प्राइवेट कंपनी में एचआर के पर्सन ही चार्जशीट इशू करता है और एचआर पर्सन ही मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव बनता है। अब सवाल है, क्या जो आदमी या जो डिपार्टमेंट की एम्प्लॉई चार्जशीट इशू करता है, उसी डिपार्टमेंट की दूसरी एम्प्लॉई डोमेस्टिक इंक्वायरी के समय मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है? ये एक सिंपल क्वेश्चन है। अगर कोई भी डेलिक्वेंट एम्प्लॉई थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए, ये सिंपल क्वेश्चन किसी भी चार्ज्ड एम्प्लॉय या डेलिक्वेंट एम्प्लॉय के मन में आ सकता है कि यार जो मुझे चार्जशीट इशू कर रहा है, वो आदमी कैसे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव बन के इंक्वायरी में पार्टिसिपेट कर सकता है। बायसनेस तो आ सकती है। आखिर सच्चाई क्या है? क्या ये होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? आइए जानते हैं इस एपिसोड में। मैं पिछले एक वीडियो में ये डिस्क्राइब किया था कि चार्जशीट या शो कॉज नोटिस के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर आप इसको देखे हैं तो इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए। अब इस सवाल की जवाब जानने से पहले हमको ये जानना होगा, एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव और एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो चार्जशीट इशू करता है या शो कॉज नोटिस इशू करता है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है या उनकी रोल क्या है। एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डोमेस्टिक इंक्वायरी को इनिशिएट कर सकता है या पनिशमेंट देने के लिए एम्पावर्ड होती है, और एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर का ये रोल रहता है कि वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के बिहाफ पे उस केस को प्रेजेंट करे। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की रोल ये रहती है कि वो डिसीजन ले सके। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की रोल जो है एक डिसीजन मेकर का है। वो इंक्वायरी खत्म होने के बाद अप्रोप्रिएट पनिशमेंट या पेनल्टी इम्पोज कर सके, जबकि एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर की ये रोल रहता है कि वो एविडेंस को एम्प्लॉय की अगेंस्ट पे प्रूव कर सके और इंक्वायरी ऑफिसर को असिस्ट करे टू कंप्लीट द इंक्वायरी प्रोसीडिंग। एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की जो फंक्शन है कि वो चार्ज को फ्रेम कर सके और चार्जशीट को इशू कर सके, और इंक्वायरी ऑफिसर की फाइनल ऑर्डर को पढ़ने के बाद या समझने के बाद अपनी डिसीजन कौन सी पनिशमेंट देनी है या उसको छोड़ देना है, उस डिसीजन को ले सके। जबकि एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर की ये फंक्शन रहती है कि वो डॉक्यूमेंटरी एविडेंस को प्रेजेंट कर सके और विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर सके, यानी वो मैनेजमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो डिफेंड कर सके। एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इनडायरेक्टली इंक्वायरी ऑफिसर को सुपरवाइज कर सकता है या उनकी रिपोर्ट ले सकता है, कैसे इंक्वायरी चल रहा है या सही चल रहा है या गलत चल रहा है, उसको वो मॉनिटर कर सकता है। लेकिन एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर क्लोजली इंक्वायरी ऑफिसर के साथ काम करता है, उसको सपोर्ट करता है और उस इंक्वायरी प्रोसेस को खत्म करने के लिए हमेशा इंक्वायरी ऑफिसर के साथ इन्वॉल्व रहता है। एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपनी मैनेजमेंट के प्रति बायस हो सकता है, लेकिन एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कभी बायस नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिसीजन मेकर है और एक डिसीजन कभी भी बायस डिसीजन नहीं होनी चाहिए। एक चार्ज्ड एम्प्लॉय के अगेंस्ट में एविडेंस, विटनेस सॉलिड होनी चाहिए ताकि उसकी मिसकंडक्ट और चार्ज को प्रूव किया जा सके या एस्टैब्लिश किया जा सके, और यहीं से आती है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अकाउंटेबिलिटी है कि वो इंक्वायरी प्रोसेस रीजनेबल होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कैसे अपने एविडेंस को इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सके और कैसे डेलिक्वेंट एम्प्लॉय की एविडेंस को काउंटर कर सके या क्रॉस एग्जामिन कर सके। जब दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है तो दोनों की इम्पैक्ट भी डिफरेंट होती है। एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की इम्पैक्ट डिसीजन के ऊपर पड़ता है, लेकिन एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर की इम्पैक्ट उसकी एविडेंस के ऊपर पड़ता है, जबकि एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर की इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस उसके इंक्वायरी के ऊपर पड़ता है कि कैसे वो डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर रहा है, कि कैसे वो अपने विटनेस को प्रेजेंट कर रहा है
और डेलिक्वेंट एम्प्लॉय की विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर रहा है। जब हम यहाँ तक समझ चुके हैं, अब चलते हैं हमारी सवाल के ऊपर। जब एक प्राइवेट कंपनी में एक ही एचआर डिपार्टमेंट की 2 एम्प्लॉय एक सीनियर एम्प्लॉय डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बनता है और एक जूनियर या मिडिल मैनेजमेंट प्रेजेंटिंग ऑफिसर बनता है, यह पॉसिबल हो सकता है। किसी भी एक्ट में या किसी भी प्रोसीडियर में ये बिल्कुल नहीं लिखा है कि एक एचआर डिपार्टमेंट की या एक कंपनी की 2 एम्प्लॉय डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और प्रेजेंटिंग ऑफिसर नहीं बन सकते। लेकिन ये जरूर मेंशन है कि किसी भी डोमेस्टिक इंक्वायरी को करने से पहले हमको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना होगा और वो इंक्वायरी अनबायस्ड, ट्रांसपेरेंट, रीजनेबल और फेयर होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें फॉलो हो रहा है तो वो इंक्वायरी सक्सेसफुल होती है। ये फर्क नहीं पड़ता उसमें कौन इन्वॉल्व हो रहा है और किसकी क्या रोल है। और ये अनबायस, रीजनेबलनेस या फेयरनेस को फॉलो करने के लिए एक इंक्वायरी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, जो कि कंपनी से उसकी कोई लेना देना नहीं होता। वो एक बाहर की आदमी होती है, थर्ड पार्टी होती है। जब ये कंप्लाई हो जाती है तो एक डोमेस्टिक इंक्वायरी फेयर होती है। जब ये फॉलो नहीं होता है तो ये इंक्वायरी फेल्योर हो जाती है। तो इसमें एचआर डिपार्टमेंट के आदमी रह रहा है या किसी दूसरे डिपार्टमेंट के आदमी रह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई होप आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला होगा, इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर इस तरह की नॉलेजेबल कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।